पैदाइशी पट्टों की वीकनेस बच्चों में कैसे दूर की जा सकती है, जिसकी वजह से बच्चे चल भी नहीं पा रहे। ये हमारी एक वीडियो थी पट्टों की कमज़ोरी की, उसके ऊपर मुझे कमेंट्स रिसीव हुआ था और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब लोगों के लिए जिनके घर में या जिनके रिश्तेदारों के घर के अंदर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको पैदाइशी फालिज है, या उनके पट्टों की कमज़ोरी है, या दिमागी कमज़ोरी है, या फिर बच्चा एक्टिवली अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो मैं आज की वीडियो के अंदर आपको इन सारे इश्यूज़ के बारे में सारा कुछ डिटेल से बताऊंगा। और ख़ास तौर पे ये जो अभी कमेंट आया हुआ है हमने, ये पैदाइशी पट्टों की वीकनेस, यानी बच्चों में जैसे वो पैदा हुए हैं उसके बाद से पट्टे कमज़ोर हैं और उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। और आपको पता है, अगर ये आप पट्टों की कमज़ोरी बच्चों में इनिशियल स्टेजेस के ऊपर आइडेंटिफाई ना करें तो बच्चों में वो जो माइलस्टोन आने होते हैं कि बच्चे ने कब बैठना है, कब उठना है, कब चलना है, ये बहुत लेट हो जाते हैं। तो आपने वीडियो का एंड तक देखना है। ऐसे किसी भी शख्स को जानते हैं जिनके पास इस तरह के बच्चे हैं तो उनसे ये वीडियो लाजमी शेयर कर ली। और अगर इस चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। सो बेसिकली आज हमने जो कवर करना है, इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं सेरिब्रल पाल्सी। ये जो वर्ड है, इसी वर्ड के अंदर ही इसका सारा मतलब है। और मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर किसी सीपी वाले बच्चे को अगर आपने देखा है और उसकी प्रॉपर एहतियात नहीं है, प्रॉपर इलाज नहीं है, तो वो बच्चा उसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन अगर उस बच्चे पे फुल फोकस करके उसका इलाज किया जाए तो वो बच्चा काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है, और इतना ठीक हो सकता है कि वो ज़िंदगी भर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जो वो गुजार सकता है। सो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, सेरिब्रल पाल्सी, सेरिब्रल का मेडिकल के अंदर मतलब होता है ब्रेन, ठीक है, और पाल्सी का मतलब होता है पैरालिसिस, यानी जैसे फालिज के अंदर होता है। तो ब्रेन का जो फालिज होता है इसे हम सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। ये हो गया आसान सा अल्फाज के अंदर। लेकिन अब ये होता क्यों है? होता इसलिए है कि हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हर टाइम मैं भी बैठा हूँ, मेरे ब्रेन को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वो ऑक्सीजन जाती किस तरह से? ऑक्सीजन हमेशा हमारे खून के साथ साथ जाती है। मतलब अभी मैं बैठा हूं तो मैं सांस ले रहा हूं तो बाहर से जो हवा अंदर जा रही है, इसका मतलब इससे ऑक्सीजन अंदर जा रही है। बट हमारे फेफड़ों के अंदर तो इस तरह से हवा चली जाएगी, बट हमारे दिमाग के अंदर ये डायरेक्टली हवा नहीं जाती है। ये जो फेफड़े होते हैं ये आपके जिस्म में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं ब्लड के अंदर। ब्लड फिर जाता है दिल के अंदर, दिल जो है फिर आगे आपके ब्रेन के पास पहुंचाते हैं, जिसे हम कहते हैं ना शाहरग, खून की वो वाली नाली जो ब्रेन को सप्लाई कर रही होती है। इसीलिए किसी की शाहरग अगर कट जाए तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई, मतलब ऑक्सीजन रुक जाती है। सो इस ब्लड के अंदर, इस खून के अंदर ऑक्सीजन ट्रेवल करके हमारे ब्रेन की तरफ जाती है। और कैसे ट्रेवल करके जाती है? आपने देखा ना, अक्सर लोग टेस्ट कराते हैं एचबी का, हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन होती है ये ऑक्सीजन को कैरी करके ब्लड के अंदर से लेके जाती है और ये ब्रेन के अंदर जाता है। ये होता है नॉर्मल। सीपी के अंदर, सेरिब्रल पाल्सी में जिन बच्चों को सीपी का प्रॉब्लम हो जाए, तो जब वो पैदा होते हैं, पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद या पैदा होते हुए डिलीवरी के टाइम, अगर थोड़ी सी देर के लिए भी उनके ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले, थोड़ी सी देर के लिए। अच्छा, मैं एक बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं। मैं सांस ले रहा हूं और मैं 1 मिनट 2 मिनट के लिए अपनी सांस रोक लूं, मेरे फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं जाएगी या हवा नहीं जाएगी। हमारे फेफड़े, हमारे पट्टे ये बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारा दिमाग जो है ना, वो 1-2 सेकंड भी प्रॉपरली बेयर नहीं कर सकता कि उसके ऑक्सीजन रुक जाए। इसीलिए आपने अक्सर वीडियोस में या लाइव आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो रो ना रहा हो तो वो डॉक्टर उसे बड़ी बुरी तरह से स्लैप कर रहे होते हैं, दबा रहे होते हैं कि किसी तरह से वो रोए ताकि उसका खून का बहाव शुरू हो जाए। सो अगर कुछ सेकंड के लिए भी रुक जाए ना ब्रेन की ब्लड सप्लाई, तो ब्रेन की ऑक्सीजन कुछ सेकंड के लिए भी रुक जाए तो ब्रेन के पार्ट्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा दिमाग जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। हमारे दिमाग का डिफरेंट सेक्शंस होते हैं हमारे दिमाग के। अब ये आपको नजर आ रहा है दरमियान के अंदर, इसको अच्छे से समझ लें। ऐसे लोग जिनके पास सीपी के बच्चे हैं या सीपी के बच्चों तक एक्सेस है, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। अगर आपको बेसिक समझ आ गई ना कि ये हुआ क्यों है, फिर जब हम इसको ट्रीट करेंगे ना, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसकी ट्रीटमेंट करेंगे ना, मेरे लिए बड़ा आसान है। आप ये वाली दवाई ले लें, ये वाला खाना खा लें और ये वाली वर्जिश करने चले जी, ठीक हो गए। लेकिन अगर आप उसकी वजह समझ आ गई ना तो फिर बड़ा आसान होगा इसको ट्रीट करना। अच्छा, अब आपको यहाँ पे पूरे का पूरा में हमारा ब्रेन नजर आ रहा है। ये पूरी स्कल है, स्कल खोपड़ी,
खोपड़ी के अंदर ये जो पीले पीले कलर की जगह नजर आ रही है, ये हमारा ब्रेन है, जिसे हम आम जुबान में क्या कहते हैं, मगज, दिमाग। ठीक है, ये जो ब्रेन होता है ना, इसके ना डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब इसके हर पार्ट में, हर हिस्से में डिफरेंट मूवमेंट्स करनी है। अब मैं जब ये अपने हाथों को मूव कर रहा हूँ, तो ये मेरा पूरा दिमाग नहीं इसको मूव करा रहा, ये दिमाग का एक हिस्सा यहाँ पे होता है जो कि मूव करवाता है। ये डिफरेंट नाम होते हैं, मुश्किल मुश्किल से नाम होते हैं, जैसे सेरिबेलम होता है नीचे की तरफ। मैं अपना हाथ उठा के, जब मेरा हाथ ऊपर आ रहा है ना, ये इधर क्यों नहीं गिर रहा, इस तरफ क्यों नहीं गिर रहा। कोऑर्डिनेटेड जो मूवमेंट है ना, यानी तरतीब के साथ जो मूवमेंट है, ये सेरिबेलम में करनी होती है। इसी तरह से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। किसी पार्ट में हमें फीडिंग या ईटिंग में हेल्प करनी होती है, किसी ने हमें लर्निंग में, सोचने में हेल्प करनी होती है, किसी में अगर इश्यूज आ जाए तो हमें सीजर्स होते हैं, झटके लगते हैं, किसी में हमारी कम्युनिकेशन के लिए, बोलने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से हमारे ब्रेन के हर पार्ट का काम होता है डिफरेंट डिफरेंट अपने एक्टिविटीज करना। कुछ का काम होता है देखना, कुछ का काम होता है बोलना, कुछ का काम होता है सुनना। अब वो पार्ट कौन से हैं, उनके नाम थोड़े से मुश्किल हैं, वो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। सिंपल सिंपल सी बातें समझे। अब मैंने आपको बताया कि दिमाग की तरफ जाती है ऑक्सीजन, खाना, दिमाग का खाना जो है ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन जो है ना ऑक्सीजन है। अच्छा, अब जैसे ही उसमें ब्रेक आती है थोड़े से सेकंड्स के लिए, तो ब्रेन के पार्ट्स जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अब सीपी का बच्चा, आप जितने सीपी के बच्चे देखेंगे ना, सारे एक जैसे नहीं होते कि सबको हम कहेंगे यार ये भी सीपी है, वो भी सीपी है। हर किसी के पैटर्न डिफरेंट होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमने देखना होता है कि दिमाग का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसकी ब्लड सप्लाई रुकी है। जिस हिस्से की ब्लड सप्लाई रुकी होगी, जिस हिस्से में ऑक्सीजन रुकी होगी, उस हिस्से की जो फंक्शन है ना, जो उसने काम करना है, वो लॉस हो जाएगा। अब किसी बच्चे को आपने देखा होगा कि उनकी अपर एक्सट्रीमिटी यानी कि बाजू खराब होती है। कुछ बच्चों को देखा होगा जिनकी टांगें या टांगों के पट्टे कमजोर होंगे। कुछ बच्चों को देखा होगा जो बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओवरऑल उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो वो बहुत ज्यादा वीक है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि उनका ऐसी सीपी हो जाती है कि उनका बोलना भी चला जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सीजर यानी झटके भी लगते हैं, मिर्गी जिसे कहते हैं हम। और कुछ को देखा होगा उनके लिए बोलना मुश्किल है, कुछ के लिए है कि बोलना आसान है लेकिन बाकी सारी मूवमेंट एक्टिविटीज करना मुश्किल है। ये आपको समझ आ रही है कि ये डिफरेंट क्यों होते हैं। डिफरेंस की वजह ये है कि किस एरिया की ब्लड सप्लाई लॉस हुई है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक जाती है। इसकी वजह ये होती है, एक तो जब बच्चा पैदा हो रोए ना, तो यानी कि थोड़ा सा टाइम ले ले, थोड़ी देर के बाद रोने लग जाए, लेकिन वो जो कुछ सेकंड का गैप आ गया ना, वो बड़ा मसला हो जाता है। दूसरी इसके अंदर रीजन होती है कि प्रेगनेंसी के टाइम में कोई मदर को कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा कोई मदर को चोट लग जाए, इसके अलावा स्ट्रेस जो है, एंजाइटी जो है, प्रेशर जो है, इसकी वजह से भी ब्रेन की डेवलपमेंट सही से नहीं हो सकती और ब्रेन की तरफ न्यूट्रिशन, खाना और ऑक्सीजन वगैरह सही से नहीं जाती, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये देखेंगे, ये वाली जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, इसमें क्या नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे जहाँ पे पर्पल कलर नजर आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा इन्वॉल्व है और ये हिस्सा इन्वॉल्व है। इसका मतलब क्या है, जिस्म की एक साइड इन्वॉल्व है। इसे कहते हैं सीपी में हेमीप्लेजिया, यानी कि एक साइड का फालिज है। इसी तरह से डायप्लेजिया होता है, नीचे दोनों टांगों के अंदर आपको आ सकता है। क्वाड्रिप्लेजिया के अंदर चारों के चारों लिम्स जो इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह से डिफरेंट और टाइप्स होती हैं, जिनमें स्पास्टिक है, डिस्कनेक्टिक है, एटेक्सिया है और क्वाड्रिप्लेजिया है, थिटॉइड, डिस्कनेक्टिक और एटेक्सिक जो सीपी। ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि सीपी के बच्चे हमें डिफरेंटली नजर आते हैं। अब ये डिफरेंट क्यों नजर आते हैं, आपको इस चीज का पता चल जाना चाहिए अब तक कि क्या है कि ब्रेन के किस हिस्से की ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन लॉस हुई है। इस पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का बच्चे को दिमागी फालिज हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या ये बच्चे ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। किस पे डिपेंड करेगा कि उनके दिमाग का कितना हिस्सा लॉस हुआ है, कितना हिस्सा डैमेज हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि इमेजिन कर लेते हैं कि एक बच्चा है, उसका जो है ना आधा जो है ना ब्रेन ये डैमेज हो गया है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिली और ये डैमेज हो गया। मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं, अगर किसी का हाफ ब्रेन जो है वो वर्क करना छोड़ दे ना, बच्चों में खास तौर पे अगर हाफ ब्रेन काम करना छोड़ दे, आपको पता है हमारे ब्रेन का जो बाकी हाफ पार्ट है ना, जो बाकी हिस्सा है, इसमें इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है
कि ये हमारे जिस्म के बाकी सारे काम सीख ले। ये मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको इसका एविडेंस भी दिखाऊंगा, इसकी रीज़न क्या है, कुछ रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं इसके बारे में। इस चीज़ को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन की एक सीक्रेट पावर है, इसको समझें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो मेरे ख्याल से खास तौर पे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, ये उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल थेरेपी में जब हमारे पास डिफरेंट बच्चे आते हैं सीपी के साथ, वो इतना ज़्यादा टाइम गुजार के आते हैं, ये सबसे बड़ा उनका डैमेजिंग फैक्टर होता है। ये उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता कि बच्चा पैदा हुआ और उसके ऑक्सीजन नहीं मिली ब्रेन को। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद फिजिकल थेरेपी के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास या न्यूरोप्लास्टिसिटी के जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, मैं भी आगे बताता हूँ आपके किस किस तरह से आप कर सकते हैं इसको, वो कराते हैं अराउंड 6 महीने बाद, साल बाद। देखते हैं जब बच्चा गर्दन नहीं उठा रहा है, जब बच्चा बैठ ही नहीं पा रहा है, जब बच्चा खड़ा ही नहीं हो पा रहा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि बहुत लेट करके आते हैं। अच्छा, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? न्यूरोप्लास्टिसिटी ये होती है कि हमारे ब्रेन में, अगर ये फर्ज करें ब्रेन है, ये वाला पार्ट, इसमें खून की सप्लाई रुक गई और ये डैमेज हो गया, ठीक है, इसका कुछ हिस्सा डैमेज हो गया, या फर्ज करें ये पूरा ब्रेन है, इस ब्रेन का ये हाफ हिस्सा है, इसका ये वाला हिस्सा, इसकी ब्लड सप्लाई रुक गई, और इसका काम था कि मेरे लेफ्ट वाले बाजू में हरकत आना, ठीक है। अगर इसकी ब्लड सप्लाई रुक गई और ये डैमेज हो गया, इसने मेरे बाएं बाजू को हिलाना था, अगर इसके ऊपर अब ये दोबारा नहीं बनेगा, ये तो क्लियर कट है, ये इरिवर्सिबल है। ब्रेन की जो इंजरी होती है ना, वो इरिवर्सिबल होती है। बाकी कहीं किसी पॉइंट पे हमें कट लग जाए, खून निकलता है, क्रेन बनता है, पकता है, ठीक हो जाता है ना। ब्रेन का इस तरह नहीं है, ब्रेन का जो पार्ट एकदम खराब हो गया ना, वो हो गया। अब इसका जो काम था ना, मेरे बाएं बाजू को हिलाना था ना, यही काम ये वाली साइड सीख जाएगी। मेरी बात समझ आएगी आपको? ये इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब हमने यही चीज बच्चे को सिखानी है, ये अब हमारे हाथ के अंदर है। अब फर्ज करें कि आपके पास एक सीपी का बच्चा है, और अच्छा, इसमें ये भी परेशान होने वाली बात नहीं है कि जो मैं अभी कह रहा था कि जितनी जल्दी हो तो फायदा होता है, लेट हो तो इश्यूज है। इश्यूज तो आते हैं, लेकिन इसमें अगर बच्चे का लेट भी हो जाए तो इसमें ये परेशानी वाली बात नहीं है कि दोबारा कैसे ठीक होगा। आपने ये करना है कि देखें, अब जो भी बच्चा हमारे पास घर में होता है ना, बिल्कुल जो नॉर्मल भी है, वो बच्चा भी इजी नहीं होता, उसको भी मैनेज करना। हमें ये होता है, हमारा पहला टारगेट होता है कि बच्चा जो है ना, जैसे 3 महीने का हो जाए तो वो गर्दन पकड़ना शुरू हो जाए। इसी तरह से जैसे वो 6 महीने का हो जाए तो वो बैठना शुरू हो जाए, फिर जैसे 12 मंथ्स का हो, जैसे जैसे आगे चलते जाएं फिर खड़ा। आप मुझे ये बताएं, जैसे एक नॉर्मल बच्चा जो है, जब वो पैदा होता है उसके बाद वो खुद ही गर्दन उठाने शुरू हो जाता है, खुद ही वो बैठने लग जाता है, खुद ही वो चलने लग जाता है, कभी भी ऐसे नहीं होता। हमें हर एक माइलस्टोन के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नॉर्मल बच्चों में भी। वो किस तरह से, जैसे बच्चे ने फर्ज करो गर्दन उठाना शुरू कर दी, अब हम आगे नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इस तरह के डिफरेंट पिलोज जो है वो यूज करना शुरू कर देते हैं, ऐसी सपोर्ट बच्चे को देना शुरू। ये नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ। हम इस तरह की चीज करने लग जाते हैं कि बच्चा बैठने लग जाए। इसी तरह से जब खड़े होने की बात आती है तो फिर या चारपाई के साथ साथ, या फिर हम वॉकर के जरिए, या फिर ऐसी चीजें ट्राई करते हैं कि बच्चा जल्दी से अपने सारे माइलस्टोन अचीव कर ले। सीपी के जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों में भी आपने सेम टू सेम यही करना है। प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि गर्दन उठाना इन बच्चों में 3 महीने में नहीं आएगा, इन बच्चों में 6 महीने में आ जाएगा, 7 महीने में आ जाएगा, 8 महीने में आ जाएगा। माइलस्टोन का लेट होना इशू होता है, लेकिन आ जाना, हमने उसको लेके आना है। न्यूरोप्लास्टिसिटी करानी है बच्चे के ब्रेन को, हमने सिखाना है, क्योंकि सीपी के बच्चे के ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई रुकी है, लेकिन बाकी तो उसका ब्रेन ठीक है ना। बच्चा जिंदा है, आपके सामने बैठा है, आपके सामने इतनी मूवमेंट्स कर रहा है, हिलजुल रहा है, उसका ब्रेन एक्टिव है, सारी करंट की फ्लो भी आ रहा है। ये डिपेंड करता है कि अगर किसी बच्चे की, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक है चीज कि अगर किसी की गर्दन डिलीवरी के टाइम जो यहाँ पे प्रेशर है, ऑब्स पाल्सी हो गई, करंट की तारें डैमेज हो गई, अगर ये डैमेज हो जाए ना, ये ठीक नहीं होती हैं। बट अगर ब्रेन के अंदर कोई इशू हो जाए ना, लाइक सीपी वगैरह का जो इशू होता है, इसमें बच्चों में इंप्रूवमेंट इसीलिए आती है। इसीलिए आपने देखा होगा सीपी के बच्चे, अगर उन पे मेहनत की जाए ना,
बड़े इंप्रूव हो जाते हैं। सो अब इन बच्चों को भी आपने इसी तरह से ही करना है। अब बच्चे की फर्ज करें नेक होल्डिंग नहीं आ रही, पहले तो ना आपने इंटरनेट पे जाके इन चीजों को अच्छे से रीड कर लेना है कि किस महीने में बच्चा गर्दन उठाता है, किस महीने के अंदर बच्चा बैठने लगता है, किस महीने में बच्चा क्रॉल करने लगता है, किस महीने में बच्चा खड़ा होने लग जाता है, किस महीने में बच्चा चलने लग जाता है। अब इसको ना आपने बिल्कुल ये नहीं कर लेना कि लकीर का फकीर के 3 महीने लिखा ना गर्दन उठाना। नॉर्मल बच्चे जो 6-6 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने तक भी चले जाते हैं, और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 1 महीने के अंदर अंदर जो वो गर्दन उठा रहते हैं, 2-2.5 महीने में बैठ भी जाते हैं। सो ये बच्चे वेरी करते होते हैं। सो इस चीज को सर पे सवार नहीं कर लेना, बट इसको समझना जरूर है कि ये माइलस्टोन कब कब आते हैं, ठीक है, ताकि आप उस पर वर्क कर सकें। अब 3 महीने तक बच्चे को गर्दन उठानी चाहिए। फर्ज करें कि आपका बच्चा जो वो सीपी बच्चा है, तो हमारे पास टारगेट है कि हमने 7 से 8 महीने तक ना बच्चे की गर्दन के तो फुल कंट्रोल ले आना है लाजमी। इससे पहले ले आए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आ जाए ना, फिर वो जो मैं डिफरेंट आपको दिखा रहा हूँ सिटिंग के लिए, बेबी सिटिंग जो है वो किस तरह से बैठने की हम उनको ट्रेनिंग करा सकते हैं। अगर वो इस तरह से बैठ रहे हैं, गर्दन अपनी नहीं पकड़ रहे हैं, तो फिर पीछे हम गर्दन की सपोर्ट भी लगा देंगे। अब जो होते हैं ना नॉर्मल बच्चे, उनको हम क्या करते हैं कि आप जो है ना चारपाई के साथ साथ उनको चलाने लग जाते हैं, सोफे के साथ साथ चलाने लग जाते हैं। जो सीपी वाले बच्चे होंगे, आपने उनके लिए उनकी तरह की कोई चीज लेनी है। कैसे? सीपी स्टैंड ले लेना है। सीपी स्टैंड का क्या फायदा होगा? अच्छा, चाहे तो आप ये खरीद लें, नहीं तो ये ऐसी चीज नहीं है कि ना बनवाई जा सके। इसकी प्रॉपर इंटरनेट पे लिखे ना सीपी स्टैंड, इतने सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ये देखें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। मकसद क्या है कि हम एक इस तरह का स्टैंड बना लें कि बच्चा गिरे ना, बड़ा महफूज तरीके से हम उसको खड़ा करें। बच्चे की ब्रेन की ब्लड सप्लाई लॉस हुई, बच्चे को सीपी हो गया, बच्चा कमजोर हो गया, बच्चे में प्रॉब्लम आ गई, अब आप ब्रेन पे कुछ नहीं कर सकते। उस बच्चे को बाजू का, पट्ठों का, हड्डियों का मसला नहीं है। उस बच्चे की ऊपर से जो मेन सप्लाई है ना, वहां पे डैमेज हुआ है। उसके पट्टे बिल्कुल ठीक है, उसकी हड्डियां बिल्कुल ठीक है, उसका सब कुछ ठीक है। सो हमने उसके इन्हीं चीजों पे काम करना है। अब बच्चे को मैंने बिठाने के लिए तरीका बताया ना कि अगर बैठते हुए कोई इशू आ रहा है तो गर्दन पे सपोर्ट दे दें। इसी तरह से सीपी स्टैंड बनवा लें या बना लें, या घर में कोई ऐसा वे हो, जैसे घर में कोई अगर बरामदा है, वहां पे पिलर बना हुआ है, तो उसके साथ साथ आप कोई कपड़ा लगा के कर सकते हैं, लेकिन सेफ वे के अंदर करना है, बच्चे को खड़ा करना है। अब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनमें भी तो यही कर देते हैं, बच्चे को खड़ा होना सिखाते नहीं है। इसी तरह से सीपी वाले बच्चों के अंदर भी आपने उनको खड़ा होना सिखाना है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा, हम नॉर्मल बच्चों का क्या करते हैं, जब चलाना होता है तो उंगलियां पकड़ पकड़ के नहीं चलाते, या फिर वॉकर दे देते हैं। हालांकि वॉकर मैं रेकमेंड नहीं करता होता कि बच्चों को नहीं देना चाहिए, खुद ब खुद ही उनको चलना चाहिए। नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ। बट अगर सीपी वाला बच्चे, तो हम इस तरह का वॉकर बनवा लेंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि अब ये आपको पिक्चर नजर आ गई है ना तो आप सेम टू सेम कहें कि मैं यही वॉकर बनना चाहिए। आप चाहें तो आप इस तरह के वॉकर भी ले सकते हैं, ऐसे वॉकर भी ले सकते हैं। मकसद क्या है यहाँ पे कि बच्चे को हमने चलने की ट्रेनिंग दिलानी है। किसी बच्चे को अगर सीपी हो गई है ना, तो उनकी जिंदगी उसी तरह ही चलेगी जैसे एक नॉर्मल बच्चे की चलती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा आ जाएगी हमारी। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो सीपी वाले बच्चे होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, इनको अगर मैं कंपेयर करूँ ना नॉर्मल बच्चों के साथ, तो इनका आईक्यू लेवल, ब्रेन का जो सोचने का इंटेलिजेंस और जहानत जो है, वो नॉर्मल बच्चों से काफी ज्यादा होती है। सो अब तो दौर भी इस तरह का है कि इस दौर के अंदर अगर किसी ने फर्ज करें फ्यूचर में कमाना भी है, तो आप बैठ के आराम से कंप्यूटर के ऊपर भी कमा सकते हैं। ऑनलाइन दुनिया है। अब वो काम नहीं है कि उठ के जाना है और जॉब पे जाना है। ऐसे बच्चे बाद में फ्यूचर में वेबसाइट डिजाइनर्स और हैवी किस्म के ग्राफिक डिजाइनर्स और पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ही। सो आप में इतने सारे ऐसे, अब तो डिफरेंट जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, चाहे वो लाहौर हो, मुल्तान हो, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, जहाँ पे सीपी के बच्चों की प्रॉपर क्लासेस होती हैं, बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ाया जाता है। मुल्तान के अंदर यहाँ पे अल्नूर स्कूल ऑफ एजुकेशन था कैंट के अंदर, जहाँ तो मैं पहले शुरू के दिनों में जब मैंने डिग्री की थी तब मैं जॉब करता रहा, तो मैंने इन बच्चों के अंदर अच्छा खासा टाइम गुजारा, और हद से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे। दूसरी चीज जो हमारी सोसाइटी में इतनी बड़ी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर इन बच्चों के पास रहे ना तो आपको भी हो सकता है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये एक इस तरह की बीमारी है जो एक नॉर्मली ब्रेन की सप्लाई रुकी थी, और उसके बाद आप एक्टिवली साथ रहें और जिंदगी गुजारें। हाँ, अगर उस बच्चे के अंदर किसी भी किस्म का अगर फर्ज करें कि उस बच्चे के फर्ज करें कि हाथ जो है ना वो फिंगर फ्लेक्शन नहीं हो रही,
ठीक है। आप ये सोचें कि अगर बच्चा नॉर्मल होता और उस बच्चे के हाथ अंदर की तरफ नहीं मुड़ रहे तो हम क्या करते। सेम जो चीज आपने नॉर्मल बच्चे पे करनी थी ना कि यार इस बच्चे के ना हाथ अंदर की तरफ नहीं आ रहा है, यूं हाथ खुला हुआ है और हाथ अंदर की तरफ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, वो वर्जिश करूंगा जो हाथ को अंदर की तरफ लेके आए बार बार। इसी तरह से एल्बो के ऊपर देखें कि बच्चे की कोहनी अंदर को नहीं मोड़ रही है ना, नॉर्मल बच्चे पे हम क्या करते, वही वर्जिश इनके ऊपर करनी है। इसी तरह टांगों पे है, पाँव पे, हाथों में है, बाजू में है, गर्दन के अंदर है, सबको एक एक करके इस तरह से लेके चलें जैसे नॉर्मल बच्चों को लेके चलते हैं। अब आपने घर में क्या कुछ करना है, आपने सीपी स्टैंड बनवा लेना है, वॉकर बना लेना है, लेकिन वो देखें किस स्टेज के ऊपर है। नॉर्मल बच्चा अगर बैठ नहीं पा रहा तो आप उसका वॉकर मंगवा के उसको चलाने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ, कभी भी नहीं करेंगे ना। आप पहले उसका बैठना अचीव करेंगे। अगर बच्चे की गर्दन नहीं सही आ रही है, गर्दन नहीं उठा पा रहा है, पहले हम गर्दन पे काम करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ऑनलाइन जाके ना आपने ये लाजमी देख लेना है कि कैसे बच्चों को माइलस्टोन्स क्या होते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग लेके चले। अगर किसी बड़े बंदे को जिसको 25 साल 30 साल 50 साल भी उम्र हो, उनको अगर फालिज हो जाए ना और उनकी रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी कराने जाए, हम सबसे पहले ये कह रहे हैं कि उस बंदे को बेड के ऊपर करवट लेना सिखाएं, बैठना सिखाएं, खड़े होना सिखाएं, फिर चलना सिखाएं, स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं होता कि पहले दिन जी चलो चला दें। सो इसी तरह से इन बच्चों में भी आपने स्टेप्स बनाने हैं कि इस बच्चे का जी गर्दन का मसला है, पहले हमने इस पे काम करना है, इसके बैठने का इशू है, फिर हमने बैठने पे काम करना है, फिर हमने खड़े होने पे करना है, फिर हमने चलाने पे करना है। अच्छा, अब जो सीपी के बच्चे होते हैं ना, इनमें हम मोस्टली ऐसी चीजें देखते हैं कि उनके हाथ अंदर को मुड़े होते हैं, पाँव जो है ना वो नीचे गिरता रहता है, पाँव ऊपर की तरफ उठ नहीं रहा होता। इसको ठीक करने के लिए आपने ऑर्थोटिक्स वाली चीजें यूज करनी है। कैसे, जैसे ये अभी आपको तस्वीर के अंदर नजर आ रहा है ना, इसे कहते हैं AFO, एंकल फुट ऑर्थोटिक्स। सो आपने ना इस तरह की चीजें बनवा लेनी। अगर कोई बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो, उसका पाँव नीचे की तरफ गिरा हुआ है, वो पाँव ऊपर की तरफ ही नहीं उठा रहा है, तो आप क्या करेंगे, ऐसी कोई चीज लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो हम सीपी वाले बच्चों में फिर क्यों नहीं लगाते। जो सीपी वाले बच्चे हैं तो उनमें भी यही सब कुछ करना है। आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, आप वो जो प्रॉब्लम हुई थी ना दिमाग के अंदर, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। दिमाग के किसी और हिस्से को आप ट्रेंड कर रहे हैं, तो ट्रेंड करने के लिए क्या करेंगे, हमने बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह इन बच्चों को भी इसी तरह से लेके चलना है। बच्चा ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल ठीक होता है। अक्सर लोग समझते हैं ये कजन मैरिजेस और इन चीज़ों की वजह से होता है, सीपी इसकी वजह से नहीं होता, डाउन सिंड्रोम होता है इसकी वजह से। तो सीपी जो है वो कोई इंजरी होने की वजह से, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्रेशर होने की वजह से, ड्यूरिंग डिलीवरी जो है ना वो कोई इशू होने की वजह से, या उसके बाद बच्चा रोया नहीं है तो होने से। और एक जो चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, गर्दन तोड़ बुखार होता है बच्चे को पैदा होने के बाद, कुछ अरसे के बाद हो सकता है, इसके बाद सीटी के साइन आ सकते हैं। गर्दन तोड़ बुखार को बेसिकली हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस के अंदर ये होता है कि हमारे ब्रेन और CSF के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। ये हमारा वो पानी होता है जो दिमाग से लेके हमारी हराम मगज के अंदर अंदर फिर रहा होता है, उस पानी के अंदर अगर इश्यूज आ जाए तो। दूसरा जो मैं यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन बच्चों पे आपने बहुत ज़्यादा तजर्बे नहीं करने हैं, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अक्सर मैं अब क्या आपको इसके अंदर क्या कुछ ऐड करूँ, काफ़ी चीज़ें आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, चाहे कुछ भी हो। इन बच्चों पे अब देखें, इन बच्चों ने ना आपने CT स्कैन करा लिया, आपको पता लग गया कि इस एरिया के अंदर जो है ना बच्चे के डैमेज है। नेक्स्ट आप उस चीज़ का ऑपरेट करेंगे। अगर बच्चे को मिर्गी है, सीजर्स आ रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर बच्चे को CP है और ओवरऑल कमज़ोरी है, बहुत लंबे लंबे टेस्ट नहीं कराने चाहिए, ठीक है। एक CT स्कैन करा लें। फिर जहाँ तक बात है CSF फ्लूइड को लेने की, ये हमारा ये वाला जो यहाँ पे पानी नज़र आ रहा है ना ब्रेन के अंदर, ये हमारे यहाँ पे भी और हराम मगज तक नीचे तक आपको होता है। और फिर इस फ्लूइड को लिया जाता है, इसका टेस्ट किया जाता है कि देखा जाए कि कहीं बच्चे के ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई मेनिंजाइटिस वगैरह के साइंस वगैरह तो नहीं है, तो वो CSF फ्लूइड लेके कर लिया जाता है। लेकिन आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया है, अगर मेनिंजाइटिस नहीं है तो फिर तो बच्चे की कोई फिजिकल थेरेपी होगी, अगर है तो फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ मेडिसिन चलेंगी। सो जितना हो सके कोशिश करें इन बच्चों के लिए ना चीज़ें मुश्किल ना करें, ठीक है। और जितना हो सके जो चीज़ें मैंने आपको गाइड की है ना वो आप करें, और इस बच्चे को ना नॉर्मल लेके चलें कि जो भी मसल्स का इशू है, जिस एरिया का प्रॉब्लम है, उसके ऊपर फोकस हो के सारी एक्टिविटीज़ और सारी एक्सरसाइज वगैरह कराएं। इंशाल्लाह ये बच्चे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। और आपने इन बच्चों को एक्सरसाइजेज, वर्जिशें इस अंदाज से करानी है कि ये बच्चे
उस चीज़ को कोई इलाज ना समझे कि मैं बाकियों से सब डिफरेंट हूँ और मेरे लिए पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। इनके लिए ऐसे होना चाहिए कि एक एक्टिविटी हो रही है और ये एंजॉय कर रहे हैं, इनको पता चले कि किस तरह से आपने बैठना है, कैसे उठना है, कैसे लेटना है। सबसे पहले आपने लाजमी ये ज़रूर पढ़ लेना है कि माइलस्टोन्स कब कब आते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा था ना माइलस्टोन्स था कि 3 महीने तक बच्चा जो वो गर्दन उठाने लग जाता है, 6 महीने तक बैठने लग जाता है, फिर क्रॉलिंग आ जाती है, फिर उसके बाद चलना उसका आ जाता है। कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं, इनको कहते हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। ये आपने ऑनलाइन पढ़ना है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। वो रिफ्लेक्सेस होते हैं जैसे बच्चा पैदा होता है ना उसके बाद जो है वो ये वाले रिफ्लेक्सेस आते हैं, जैसे ग्रैस्प रिफ्लेक्स है, क्रॉल रिफ्लेक्स है, टोनिक रिफ्लेक्स है, टोनिक नेक रिफ्लेक्स है, स्टेप रिफ्लेक्स है। ग्रैस्प मतलब जैसे बच्चा अभी 1 महीने का भी नहीं है तो आपने अपनी उंगली रखी ना उसके हाथ में, वो उंगली ग्रैब कर लेगा, इसे ग्रैस्प रिफ्लेक्स कहते हैं। हमने देखना है कि यार ये वाले जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस है ये बच्चे में है या नहीं, ताकि हम शुरू में आइडेंटिफाई कर सकें। शुरू में कर लेंगे तो क्या होगा, ब्रेन के जो सही वाले पार्ट हैं उनको हम सिखा देंगे ताकि हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को अचीव कर सकें। अब ये आपके हाथ के अंदर है कि आप सीपी वाले बच्चे को एक एबनॉर्मल बच्चा समझ के और उस पर वो मेहनत ना करें जो हम अपने नॉर्मल बच्चों पे कर रहे थे। नॉर्मल बच्चों को भी पालना आसान नहीं होता, उनके ऊपर भी आपको एक एक स्टेप, एक एक टाइम के ऊपर जो बड़ी तवज्जो और बड़े ध्यान से जो चलना पड़ता है। इसी तरह से सीपी वाले बच्चों में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, लाइक उनको जो वो कफ के इश्यूज रहते हैं, उनके स्पूटम बहुत ज़्यादा बनते हैं, घर के अंदर न्यूबलाइजर रखें, बच्चे की केयर करें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद सीखें, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके अंदर आप नहीं सीखते हैं, उनमें भी तो आपको ज़रूरत पड़ती है कि घर में न्यूबलाइज भी करना पड़ जाता है। काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज होते हैं कि आपको शुरू में पता ही नहीं होता कि किस तरह से मैनेज करना है। नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो सीपी वाले बच्चों का भी इसी तरह से है कि जब हमारे ख़ानदान में, हमारी फैमिली में कोई भी ऐसा बच्चा होता है तो पहले तो हम समझते हैं कि यार ये अब कभी ठीक नहीं होगा, ये इसी तरह से चलता रहेगी। बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और कंडीशंस होती हैं बच्चों में, उन्हें उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके ऊपर मैं आने वाले टाइम में वीडियो लाजमी बनाऊंगा। वो बड़ी इंपॉर्टेंट इस तरह की कंडीशन है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। आपके पास घर में, फैमिली में या किसी को जानते हैं जिनको सीपी का प्रॉब्लम है, उनसे लाजमी ये वीडियो शेयर ताकि वो अपने बच्चों पे सही तरह से और सही डायरेक्शन में वर्क कर सकें और इन बच्चों के लिए हम इस तरह की लाइफ जो वो बना सकें कि बाद में ये किसी पे डिपेंडेंट ना हो। और अगर आप लोग मुल्तान से हैं तो आप लोग मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं, और मुल्तान के अलावा किसी और शहर से हैं तो चाहें तो वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। और अगर आप मुल्तान के अलावा किसी और शहर से हैं, मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि अपने नियर बाय थेरेपी सेंटर पे लाजमी जाएँ, अपने बच्चे को लेके जाएँ, रेगुलर बेसिस पे इनकी वहाँ पे फिजिकल थेरेपी कराएं। अगर आपके नज़दीक थेरेपी सेंटर नहीं है तो फिर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको फॉलो करके अपने बच्चे पे काम शुरू करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट किस तरह से आती। बाकी अगर इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।